हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए अगला टॉपिक लेकर के आए हैं जो है भ्रूणी विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बच्चों, भ्रूणी विकास के अंतर्गत आज हम लोग विभिन्न स्टेप पर ध्यान देंगे, लेकिन भ्रूणी विकास हम प्रारंभ कहाँ से करेंगे। पिछले क्लास में आप सभी निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हम लोग ये देखें कि जब स्पर्म और ओवा एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। इसी जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद जाइगोट में कोशिकाओं का विभाजन होता है और कोशिकाओं के विभाजन के साथ साथ इन कोशिकाओं का ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, यानी कि ऊतक बनता है। ऊतक से अंग का विकास होता है और गर्भाशय के अंदर शिशु का निर्माण होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत विभिन्न पदों को रखते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि वास्तव में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास के समय मुख्यतः 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिवीजन ऑफ जाइगोट एंड ग्रोथ, भ्रूण का विभाजन और भ्रूण का वृद्धि करना। फिर आप देखें डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विशेषीकृत होना या परिवर्तित होना डिफरेंशिएशन ऑफ सेल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेनोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि कोशिकाओं से भ्रूण के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण, ऊतकों से विभिन्न अंगों का निर्माण की क्रिया ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस को ही एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहा जाता है और ये सभी क्रियाएं जेनेटिक कंट्रोल से होती हैं, यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो जीन पाया जाता है, इन कोशिकाओं के विभाजन विशेषीकृत होने में जीन का योगदान होता है, यानी कि जेनेटिक कंट्रोल के द्वारा ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। अगर बच्चों जेनेटिक कंट्रोल नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वास्तव में प्रॉपर ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होगी और प्रॉपर ऑर्गेनोजेनेसिस न होने के कारण भ्रूण में कुछ एबनॉर्मल असामान्य लक्षण प्रकट होंगे। इसीलिए जो भी भ्रूणी विकास होता है हार्मोनल तथा जेनेटिक कंट्रोल में होता है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को यहाँ पे हम 5 स्टेप पे डिवाइड कर दिए हैं, 5 फेजेज बनाए हैं, 5 स्टेजेज बनाए हैं, जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक स्टेप की जानकारी देंगे। तो नंबर फर्स्ट पे देखें, क्लीवेज। क्लीवेज एक विशेष प्रकार का विभाजन होता है जिसमें जाइगोट के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन उनके आकार में साइज ऑफ ग्रोथ नहीं होता और ये विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है जो जाइगोट में होता है और इस प्रकार के विभाजन को क्लीवेज कहा जाता है। आगे देखेंगे। दूसरे नंबर पर देखें, फॉर्मेशन ऑफ मारुला। अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूण के विकास को देखा जाए तो ये कई स्टेजेज होती हैं, जैसे मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, इसके बाद 3 जर्मिनल लेयर का विकास, 3 जर्म लेयर का विकास, इक्टोडर्म, इंडोडर्म
और मेजोडर्म, इन तीनों परतों के द्वारा, इन तीनों लेयर के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों का विकास होता है। लेकिन आपके 12वीं बायोलॉजी कोर्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट तक ही दिया गया है, इसलिए मेन फोकस ब्लास्टोसिस्ट तक, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट तक ही होगा। लेकिन उसके आगे क्या प्रक्रियाएं होती हैं इस पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, क्योंकि आप आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ ब्लास्टोसिस्ट तक आपका सिलेबस नहीं होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट पूर्ण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक होगा। फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा। फिर गैस्टुलेशन होगा, यानी गैस्टुला अवस्था का विकास होगा। इसके बाद 5वें नंबर पर देखें फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्ट फ्रॉम गैस्टुला, गैस्टुला अवस्था से शिशु का विकास, शिशु का विकास कंप्लीट होने के बाद उसका बर्थ होगा और संसार में आकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जिएगा। तो देखें बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाया गया है, ये जाइगोट है। जाइगोट की संरचना आपको पूर्व में फर्टिलाइजेशन में ही दी गई थी। बाहर की ओर एक जेलेटिनस लेयर होती है जिसे जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। जोना पेलुसिडा के अंदर जाइगोट सुरक्षित होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है और जैसे क्लीवेज शुरू होता है, यानी कि 48 घंटे के बाद जैसे क्लीवेज शुरू होता है, ये जाइगोट धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से खिसकते हुए यूटेरस तक पहुंचता है। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पे दिखाया गया फर्स्ट क्लीवेज। जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है, यानी कि एक कोशिका 2 कोशिकाओं में पूर्णतः विभाजित हो जाती है। विभाजित होने के बाद जाइगोट में 2 सेलों का निर्माण होता है, जिन्हें ब्लास्टोमियर सेल कहते हैं, और यहाँ पे 2 ब्लास्टोमियर सेल बताया गया है, यानी कि 2 सेलों का निर्माण हो गया। इसके बाद जो दूसरा क्लीवेज होता है, तो फर्स्ट क्लीवेज के सपोज करें कि ये मेरे पास जाइगोट है, पहला जो क्लीवेज हुआ यूं हो गया, विभाजित हो गया, तो 1 सेल से 2 सेल का निर्माण हो गया। इसके बाद जो दूसरा क्लीवेज होगा वो प्रथम क्लीवेज के 90 एंगल कोण पर होता है, यानी कि सेव के अगर आपको 4 टुकड़े बराबर काटने के लिए कह दिया जाए तो पहला चीरा यूं लगाएंगे और दूसरा यूं लगाएंगे। तो जब दूसरा क्लीवेज होता है तो 4 सेल का निर्माण होता है। देखें 1 2 3 4 ब्लास्टोमियर सेल बन जाती हैं और ये अवस्था अगले क्लीवेज के लिए रेडी हो जाती है, यानी प्रत्येक घंटे में 1 क्लीवेज होगा। इसके बाद देखें तीसरा जो क्लीवेज यहाँ पे हो रहा है अनइक्वल टाइप का हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 ये वाली सेल बन गई थी। अब देखें बीचों बीच ना होकर के थोड़ा सा ऊपर की ओर से खिसक के हो रहा है, यानी इक्वल ना होकर के अनइक्वल हो रहा है। और अनइक्वल थर्ड क्लीवेज होने के कारण यहाँ पे कुल 8 सेल बनती हैं, जिनमें से ऊपर की 4 सेल आकार में छोटी होती हैं जिन्हें माइक्रोमियर सेल, और ये 4 सेल नीचे की आकार में बड़ी होती हैं जिन्हें माइक्रोमियर सेल या मेगामियर सेल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चौथा क्लीवेज पुनः होता है, जिसके फलस्वरूप 16 कोशिकाओं वाला
जायगोट बन जाता है, जिस अवस्था को मारुला अवस्था कहते हैं। और यही मारुला अवस्था गर्भाशय के अंदर आकर के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम लेयर से जुड़ता है, जिस घटना को प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन की घटना लगभग 4 से 5 दिन में हो जाती है। फिर यही मारुला अवस्था आगे ब्लास्टुला अवस्था में परिवर्तित होता है, जिसमें देखें निम्न परिवर्तन हो रहे हैं। बाहर की ओर ये पैलुसिडा, जोना पैलुसिडा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो माइक्रोमियर सेल थी वो एक लेयर का रूप ले लेती हैं, एक परत बनाती हैं, जो जायगोट के सबसे बाहर की ओर परत होती है। इसे ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं या ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर आगे चल करके प्लेसेंटा का निर्माण करती है, जो प्लेसेंटा शिशु को या जायगोट को माँ के यूटेरस से बांधने का या जोड़ने का कार्य करती है। इसके पहले ट्रोफोब्लास्ट सेल का बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य होता है कि इसमें ग्लाइकोजन भोजन के रूप में संचित होता है, और वो ग्लाइकोजन वृद्धि करते हुए जायगोट के लिए पोषण का कार्य करता है। और जो यहाँ पे मेगामियर सेल थी वो एक स्थान पे विभाजित होते हुए एक स्थान पे एकत्रित हो जाती हैं, एक डिस्क नुमा संरचना बन जाती है, जिसे एम्ब्रियोब्लास्ट या एम्ब्रियानिक नोब कहते हैं। नोब मीन्स घुंडी, एम्ब्रियानिक नोब कहते हैं। और इस एम्ब्रियानिक नोब के द्वारा ही आगे चलकर तीनों लेयर 3 जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये ब्लास्टुला अवस्था गैस्टुला अवस्था में प्रवेश करता है। और यहीं पे ब्लास्टुला अवस्था में एक कैविटी पाई जाती है, खाली स्थान पाया जाता है, जिसे ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, जिसमें पोषक पदार्थ एम्ब्रियो के लिए भरा होता है। ये ब्लास्टुला अवस्था आगे चल करके गैस्टुला अवस्था में परिवर्तित होगी, यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट सेल के द्वारा 3 जर्मिनल लेयर इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म का निर्माण होगा। इन अलग अलग लेयर के द्वारा शरीर के अलग अलग अंग बनाए जाते हैं, और यहाँ पे कई सवाल बनते हैं जिन्हें आप आगे चलकर देखेंगे। फिर यहाँ पे 2 हेडिंग आपके लिए बना दिया हूँ, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटल डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी सामान्य सी बात है कि शिशु का गर्भ के अंदर डेवलपमेंट होना, यानी कि शिशु जब तक माँ के पेट के अंदर यानी यूटेरस के अंदर होता है तो उस अवस्था को हम प्रेगनेंसी कहते हैं। और प्लेसेंटल डेवलपमेंट की बात की जाए तो वास्तव में ये प्लेसेंटल डेवलपमेंट बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। माँ के गर्भाशय में पाए जाने वाले एंडोमेट्रियम लेयर, फिंगर लाइक प्रोसेस जिन्हें हम यूटेराइन विलाई कहते हैं का निर्माण करते हैं, और जायगोट के चारों ओर पाई जाने वाली ट्रोफोब्लास्ट सेल भी फिंगर लाइक प्रोसेस बनाते हैं, जिससे गर्भाशय और जायगोट के बीच में इस प्रकार से विलाई आपस में जुड़ जाती हैं, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा का विशेष कार्य होता है, यह गर्भस्थ शिशु को माँ के शरीर से विभिन्न प्रकार के गैसों, उत्सर्जी पदार्थों तथा पोषक पदार्थों का आदान प्रदान करता है, ग्लाइकोजन का संचय करता है, विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचाता है, और यूटेरस के अंदर शिशु को संभाले रखने में मदद करता है। फिर आप देखें दूसरी ये हेडिंग है पार्चुराइजेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुराइजेशन का मतलब है
सहगर्भता मनुष्य के केस में लगभग 9.5 मंथ का होता है, यानी 9 महीने 5 दिन का मोटा सा। ये डेज आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो ये होता है सहगर्भिता। इसके बाद लैक्टेशन। जब बच्चे का जन्म होने का समय आता है, उस समय माँ के मैमरी ग्लैंड से विभिन्न हार्मोन के द्वारा मिल्क का फॉर्मेशन किया जाता है जन्म होने के बाद बच्चे को फीड करने के लिए। तो इस घटना को लैक्टेशन कहते हैं। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में इतना। कल आगे अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।